बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं एंजाइम। अब एंजाइम होते क्या है बच्चों? एंजाइम इन्हें बच्चों जैव बहुलक कहते हैं। बायो कैटलिस्ट, सॉरी, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। बहुलक तो है ही, लेकिन ये उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या कहलाते हैं? एंजाइम जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्वेश्चन ये है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं? बायो कैटलिस्ट। पहले हम देखेंगे कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। वे केमिकल, वे रसायन, ये रसायन होते हैं बच्चों जो एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक अर्थात उत्प्रेरक बच्चों वे रसायन होते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया की दर को कई गुना बढ़ा देते हैं। इनका काम है प्रक्रिया के वेग को बढ़ाना, प्रक्रिया की दर को बढ़ाना। ठीक है। अब हमने उत्प्रेरक के आगे जैव लगा रखा है, अर्थात जो एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे? जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की दर को बढ़ाएंगे। एंजाइम क्या करेंगे बच्चों? जैव रासायनिक प्रक्रिया की दर को कई गुना, लगभग 10,000 या 10 लाख गुना बढ़ा देते हैं। कोई आपको पूछे कि एंजाइम क्या है, परिभाषा क्या बताओगे? एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो प्रक्रिया के वेग को कई गुना, 10 लाख गुना तक बढ़ा सकते हैं। इन्हें एंजाइम कहते हैं। ठीक है। अब एंजाइम बने किसके होते हैं? तो बच्चों एंजाइम, सारे के सारे एंजाइम लगभग प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने हैं? प्रोटीन के। कुछ न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम के रूप में व्यवहार करते हैं और खास तौर पर आरएनए कभी कभी एंजाइम की तरह व्यवहार करता है। मुख्य रूप से एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। कभी कभी न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो उत्प्रेरक केमिकल है और जैव उत्प्रेरक भी केमिकल है, और ये किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। तो यहाँ पे अगर आप उत्प्रेरक को देखें तो दो प्रकार के, एक है जैव उत्प्रेरक, यानी जो जैव रासायनिक प्रक्रिया को वेग को बढ़ाएंगे, और एक है अकार्बनिक उत्प्रेरक। बच्चों दोनों में, एंजाइम और अकार्बनिक उत्प्रेरकों में अंतर यह है कि अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च ताप पर अधिक सक्रिय होते हैं। अगर आप उत्प्रेरक को देखें तो उत्प्रेरक रसायन है दो प्रकार के, एक जैव रसायन और दूसरे अकार्बनिक रसायन। तो जो उत्प्रेरक अकार्बनिक रसायनों के बने होते हैं या अकार्बनिक रसायन के रूप में होते हैं, वे उच्च तापमान पर अधिक सक्रिय होते हैं। ये बच्चों उच्च तापमान पर अधिक सक्रिय है। कौन? जो उत्प्रेरक अकार्बनिक होते हैं। लेकिन एंजाइम, जैव उत्प्रेरक को आप एंजाइम कहते हो। एंजाइम बच्चों 40 डिग्री सेंटीग्रेड से
निम्न ताप पर अधिक सक्रिय होते हैं। यानी ये उच्च तापमान पर अधिक सक्रिय नहीं होंगे और तापमान अगर 40 या उससे ज़्यादा पहुँच गया, तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं। 40 डिग्री अथवा उससे उच्च तापमान पर ये निष्क्रिय हो जाए। काम दोनों का समान है। ये रासायनिक प्रक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे। प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। प्रक्रिया के अंत में बिना खर्च हुए अलग हो जाते हैं। ऐसे रसायनों को जैव उत्प्रेरक अथवा एंजाइम कहते हैं। परिभाषा वापस सुनिए, पूरी परिभाषा। एंजाइम क्या है? वे रसायन जो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं, प्रक्रिया के अंत में बिना खर्च हुए अपने मूल स्वरूप में प्राप्त होते हैं। प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, केवल प्रक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे। ऐसे रसायनों को बच्चों एंजाइम कहते हैं। क्योंकि हमने उत्प्रेरक की बात की है, उत्प्रेरक जैव उत्प्रेरक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक उत्प्रेरक भी हो सकते हैं। तो जो अकार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं वो सामान्य रूप से उच्च ताप पर अधिक सक्रिय होते हैं, जबकि जो जैव उत्प्रेरक होते हैं बच्चों, ये उच्च ताप पर निष्क्रिय होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम बच्चों ऐसे हैं जो 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सक्रिय हो सकते हैं या होते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो उबलते हुए पानी में रहते हैं, उनके एंजाइम बच्चों इस तापमान पर भी सक्रिय होते हैं। अब 12th में पढ़ोगे थर्मस एक्वाटिकस एंजाइम है जो इस तापमान पे भी सक्रिय रहेगा। क्यों? क्योंकि वे गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं। उन्होंने वहां पे एक अनुकूलन बना लिया है कि वो उच्च तापमान पर सक्रिय होते हैं। हमारे जो एंजाइम है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिक सक्रिय होते हैं। तापमान ज्यादा हुआ तो भी निष्क्रिय होना शुरू हो जाते हैं और तापमान कम हुआ तो भी ये निष्क्रिय होने लग जाते हैं। इसीलिए अगर शरीर का तापमान 37 प्लस माइनस 5 डिग्री बढ़ जाए या घट जाए तो डेथ हो जाती है बच्चों। शरीर का आंतरिक तापमान 37 से 5 डिग्री बढ़ जाए तो डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस तापमान पर आपके शरीर के सारे एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे। एंजाइम निष्क्रिय, जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही हैं कोशिकाओं में वो बंद हो जाएगी, और अगर जैव रासायनिक क्रियाएं बंद होगी तो कोशिका डेड हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। अब एंजाइम की अगर आप बात करें तो ये बने किसके हैं? ये प्रोटीन के बने हैं। प्रोटीन में आपको पता है कि 4 तरह की संरचनाएं होती हैं। तो इनमें प्रोटीन की प्राथमिक संरचना भी होती है, इनमें प्रोटीन की द्वितीयक संरचना भी होती है, तृतीयक संरचना भी होती है और चतुष्टक संरचना भी होती है, क्योंकि ये प्रोटीन के बने होते हैं। अब बच्चों होता क्या है, एंजाइम में होगा क्या? मान लीजिए ये एक एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम है, मैं इसे ई से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये जिस पे एंजाइम कार्य करेगा बच्चों, उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, क्रियाधार कहते हैं। जिस पे एंजाइम कार्य करेगा उसे सबस्ट्रेट कहें।
अब ये 3 सबस्ट्रेट है, 3 क्रियाधार है, सबस्ट्रेट। इनमें से बच्चों आपको कौन सा लगता है कि इसके साथ जुड़ पाएगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आप बोलेंगे कि सर बी की जो रचना है वो इसके साथ जुड़ सकता है क्योंकि ये यहाँ पे फिक्स हो सकता है। तो ठीक है, आपने कहा सर बी इसके साथ, एस इसके साथ जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर नीचे हो जाएगा, एस जुड़ नहीं पाएगा, तो इसकी रचना इससे मेल खाती है। तो प्रत्येक एंजाइम में एक ऐसी जगह होती है जहां ये अपने क्रियाधार अथवा प्रक्रियार्थी से जुड़ता है। इसको क्रियाधार भी कहते हैं इनको, क्रियाधार या प्रक्रियार्थी। और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सबस्ट्रेट। आपको ये याद रखना है, एस फॉर सबस्ट्रेट। तो यहां पे प्रत्येक एंजाइम के पास एक ऐसी जगह है, अगर आप इसको देखें, जहां ये अपने सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा। और एंजाइम के बच्चों इस स्थान को सक्रिय स्थल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, तो क्या है एक्टिव साइट? प्रत्येक एंजाइम में एक जगह, उसका जो त्रिविमीतीय स्वरूप है, उसका जो 3D स्वरूप है बच्चों, उसमें एक जगह ऐसी होगी जहां ये अपने सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा। और जहां ये अपने सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा उसे उसका सक्रिय स्थल अथवा एक्टिव साइट कहेंगे। आप इसकी कल्पना कर सकते हो एक ताले के साथ में। अगर आपके घर में आपने देखा हुआ ताला होगा और बहुत सारी चाबियां आपके पास है, तो बहुत सारी चाबियों में से उस ताले की केवल एक ही चाबी हो, और वो चाबी उस ताले के साथ, ऐसे नहीं कि कहीं ताले को चाबी दिखाए और वो खुल गया। मैं मैग्नेटिक ताले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल ताला चाबी की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि उस ताले को हमने चाबी दिखाई, भाई चाबी है, उसने बोला हाँ है, बोला खुल जाओ, हो गया, खुल गया। ऐसा नहीं होता बच्चों। ताले में एक जगह ऐसी होती है जहां पे आपको चाबी को लगाना पड़ता है। तो ताले में जहां आप चाबी लगाते हो वो ताले का सक्रिय स्थल है और वही विशिष्ट होता है। तो ताले सब एक जैसे, चाबियां सब एक जैसी है। बच्चों यहाँ पे एंजाइम भी यही है। प्रत्येक एंजाइम में एक जगह ऐसी होती है जो विशिष्ट होती है और उस विशिष्ट जगह पर केवल उसकी विशिष्ट चाबी अर्थात क्रियाधार ही जुड़ेगा। ये 3 चाबी आपके पास है, लेकिन जो बी चाबी है उसका आकार इससे मिलता है, इसलिए बी से खुल जाएगा, मतलब बी के साथ जुड़ जाएगा। तो उस स्थान को बच्चों सक्रिय स्थल कहते हैं। ऐसा नहीं कि एंजाइम किसी के साथ भी प्रक्रिया कर जाए या किसी भी प्रक्रिया के वेग को बढ़ा दे। प्रत्येक प्रक्रिया के लिए विशिष्ट एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है बच्चों? यहाँ पे सक्रिय स्थल के लिए क्या परिभाषा लिखनी है? प्रत्येक एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन की संरचना द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक हो सकती है। तृतीयक संरचनाएं में आपने देखा था बहुत सारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन थे वो आपस में जुड़ी थी, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में गुथी थी। जैसे आप एक कॉटन को बॉल के ऊपर लगाओ, कॉटन के धागों को बॉल के ऊपर लगाओ, इस तरह की रचना बनी थी।
उस रचना में एक जगह ऐसा होगा जहां वो अपने क्रियाधार के साथ जुड़े, और उस स्थान को बच्चों सक्रिय स्थल अथवा एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, ये बच्चों आपको तैयार करना है, याद रखना है। अब आते हैं एक कंप्लीट टॉपिक जो मैंने आपको बताया है। जब आप तृतीयक संरचना को देखोगे तो ध्यान देंगे कि प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग, तृतीयक की बात करें, अपने ऊपर स्वयं कुंडलित हो जाता है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है। इसमें बहुत सारी दरार या थैलियां बन जाती हैं। इस प्रकार की थैली को सक्रिय स्थल कहते हैं। एंजाइम का सक्रिय स्थल वे दरार या थैली है जिनमें क्रियाधार आकर व्यवस्थित होता है। ठीक है, बाकी आपको बता दिया बच्चों। अकार्बनिक उत्प्रेरक क्या होते हैं? उच्च ताप और दाब पर कुशलता से कार्य करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन एंजाइम 40 डिग्री से ऊपर क्षतिग्रस्त हो जाता है। लेकिन बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं, उन सजीवों के एंजाइम जो गर्म पानी के झरनों, गंधक के झरनों, जहाँ तापमान ज्यादा होता है, फिर पाए जाते हैं, तो वहां उनका जो एंजाइम है वो 80 से 90 डिग्री तक भी सक्रिय रहते हैं। ऐसे एंजाइम बच्चों ऊष्मा स्थायी होते हैं, थर्मोस्टैटिक्स होते हैं, ये उनकी विशेषता। अब रासायनिक क्रियाएं, एंजाइम क्या होते हैं आपको बता दिया है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। ये जैव रासायनिक प्रक्रिया के वेग को कई गुना बढ़ा देते हैं। बात आती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो रासायनिक प्रक्रियाएं बच्चों दो प्रकार की। अगर आप प्रक्रियाओं को देखें तो रासायनिक यौगिकों में जो परिवर्तन होते हैं, जैव रासायनिक यौगिकों में जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक है भौतिक प्रक्रियाएं और दूसरा है रासायनिक प्रक्रियाएं। जो यौगिक है, जो जैव रासायनिक यौगिक है, उनमें दो प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। जैसे बच्चों मैं ये लिखूं H2O, आपने पढ़ भी लिया होगा केमिस्ट्री में, साम्यावस्था में पढ़ लिया होगा बच्चों। H2O, यहां मैंने लिखा आइस, बर्फ, इज इक्वल टू H2, लिक्विड, पानी। हीट किया मैंने। आपको पता है कि जो आइस है ये ठोस है, लेकिन सूत्र उसका H2O ही है। और पानी जो है ये द्रव है, लेकिन सूत्र उसका H2O ही है। आपने केवल भौतिक अवस्था बदली है, ठोस से द्रव बनाया है। इसको अगर आप और गर्म करो तो ये जल वाष्प बन जाएगा, वाष्प, और तब भी उसका सूत्र वही रहेगा। तो इस प्रक्रिया में आप क्या कर रहे हो बच्चों? आप H2O में H और O के बीच के आबंध को तोड़ नहीं रहे हो, या कोई नया आबंध नहीं बना रहे हो, आप केवल उसका स्वरूप बदल रहे हो। ठोस से आपने उसको द्रव बनाया, द्रव से उसे गैस बना दिया। तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें रासायनिक आबंध का विखंडन न हो, रासायनिक आबंध का खंडन न हो, और जो यौगिक है उसका भौतिक स्वरूप बदल जाए। बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आप खाना खाते हो ना, हाँ, तो अगर आप खाना खाते हो बच्चों, तो जब आप मुंह में उसे चबाते हो
होता क्या है कि चबाने से जो बड़े घटक होते हैं, जो बड़े भोजन के जो बड़े होते, जिसको आपने खाया था, वो छोटे गोलों में बदल जाते हैं। यानी आप उसे पीस रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, पीस रहे हो उसे, उसकी भौतिक अवस्था बदल रहे हो, बड़े से उसे छोटा बना रहे हो। मुख में जो पाचन होता है वो भौतिक पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का कुछ अंश तक वहां पे रासायनिक पाचन भी हो जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा जितनी सारी चीजें हैं उनका लगभग भौतिक पाचन होता है, जब आप दांतों के द्वारा उसको चबाते हो। भौतिक परिवर्तन अर्थात आप उसकी भौतिक अवस्था बदलोगे, ठोस से द्रव या द्रव से गैस, बड़े से छोटा, इस तरह से आप बदलो। इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन मैं तो बच्चों यहाँ पे इसी H2O की प्रक्रिया CO2 के साथ करा दूं, ये बनेगा H2CO2, कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे क्या था, जो रासायनिक आवरण था वो HOH के बीच है। यहाँ पे जो था दूसरा बॉन्ड था वो था O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे जो बच्चों रासायनिक आवरण बना है वो H O C डबल बॉन्ड O O। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जब तक ये बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक ये बॉन्ड बनेंगे नहीं। तो पुराने आबंध का विखंडन होता है और नए आबंध का निर्माण होता है। पुराने आबंध टूटने और नए आबंध बनने की प्रक्रिया में एक नया यौगिक बनता है, जिसका अणुसूत्र बदल जाता है। भौतिक में अणुसूत्र नहीं बदलता था, यहाँ पे अणुसूत्र बदलेगा, और इस प्रकार की प्रक्रिया को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन में आबंध, पुराने आबंध टूटेंगे, नए आबंध बनेंगे, यौगिक का अणुसूत्र बदल जाएगा प्रक्रिया के शुरू से, और प्रक्रिया के अंत तक आते आते उसका स्वरूप और अणुसूत्र दोनों बदल जाएगा। एंजाइम क्या करते हैं, इसी रासायनिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। इसी रासायनिक प्रक्रिया के वेग को बच्चों वो कई गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे समीकरण कुछ और दिए, आप जो मैंने समीकरण लिखी वो लिख सकते हो। PaOH का होल प्राइस H2SO4, PaSO4 और 2H2। या टार्च लिखा है बच्चों, टार्च की जगह आपको स्टार्च करना है, इसकी जगह किताब में इसको ठीक कर देना। स्टार्च का जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में बदलना, कार्बनिक रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, अब भौतिक या रासायनिक अभिक्रियाओं का दर का जो संबंध है, दर का सीधा संबंध उससे समय में होता है। और उसे कैसे निकालते हैं, दर है डेल पी अपॉन डेल टी। अभी डेल पी और डेल टी क्या है इसको समझते हैं बच्चों। एंजाइम किस पे वर्क करेंगे, आपने कहा सर एंजाइम प्रक्रियाओं के वेग को बढ़ाएंगे, प्रक्रियाओं के दर को बढ़ा देंगे। दर कैसे निकालते हैं, प्रक्रियाओं के रेट को कैसे निकालते हैं बच्चों, देखेंगे। ठीक है, एंजाइम प्रक्रिया की, रासायनिक प्रक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। एक समीकरण है आपके पास, R इज इक्वल टू P। R बच्चों अभिक्रियक है, जो अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके ये उत्पाद में बदलेगा। एक मोल रिएक्टेंट अभिक्रिया करके एक मोल प्रोडक्ट में बदल रहा है।
ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो रिएक्टेंट जो अभिक्रियक है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और उत्पाद जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अर्थात समय के साथ R कम होता जाएगा और समय के साथ P बढ़ता जाएगा। तो अगर मुझे दर निकालनी हो तो मैं इससे भी निकाल सकता हूं, इससे भी निकाल सकता हूं। मुझे अगर रेट लिखना हो, R दर बराबर क्या होगा, माइनस dr, R की सांद्रता अपॉन dt या डेल R अपॉन डेल टी। बच्चों माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अभिकारक है और इसकी जो दर है, अभिकारक का जो सांद्रता है प्रक्रिया के दौरान वो कम होती जाएगी। अगर मैं P के हिसाब से निकालूं बच्चों तो R इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये प्लस होगा, तो dP अपॉन dt। आप डेल लगा सकते हो, आप D लगा सकते हो, ठीक है। जो किताब में दिया वो ये है, दर बराबर डेल P अपॉन डेल टी। P क्या है, इकाई समय में उत्पाद की मात्रा है, T है समय है, कितनी मात्रा में उत्पाद बनेगा वो R पे निर्भर करेगा, कितनी मात्रा में R P में बदलता है, कितनी जल्दी R P में बदलता है। एंजाइम इसी R को प्रभावित करता है, एंजाइम R को बहुत तेजी से P में बदल देता है बच्चों। एंजाइम क्या करेगा, R को बहुत तेजी से P में बदल देगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों आपको यहां तक इसको तैयार करना है और बाकी करेंगे इसको नेक्स्ट टाइम।